हेलो। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं वो प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। और प्रस्तावना से जो जो भी किस क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों के एस्पेक्ट को हम समझेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा उसको एक अंडरलाइन करके जल्दी से गो थ्रू हो जाना उससे। और जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है उसको थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बार और ज़्यादा ध्यान से उसे देख लेना है। देखिए, सबसे पहले प्रस्तावना। इस प्रस्तावना के जो अन्य नाम हैं वो किस नाम से जाना जाता है? तो प्रस्तावना, संक्षिप्त परिचय, परिचय, सार, सारांश या दर्शन या आत्मा। इनमें से अगर कोई भी नाम आता है तो वो नाम किसका होगा? प्रस्तावना का होगा। प्रस्तावना द्वारा संविधान निर्माण के उद्देश्य, समाज की आवश्यकताओं और सरकार की विचारधाराओं का पता चलता है। जब भी हम प्रस्तावना, मान लो अगर हम किसी निबंध की भी प्रस्तावना लिख रहे हैं तो उस निबंध या संविधान की प्रस्तावना से ये पता चलता है कि हमारा समाज की जो आवश्यकताएं और जो सरकार की विचारधाराएं हैं वो कैसी हैं, इसके बारे में पता चलता है। सबसे पहले ये देखें कि किसने प्रस्तावना को क्या क्या कहा है। CJ फ्रेडरिक, इन्होंने प्रस्तावना के द्वारा जनमत प्रतिबिंबित होता है। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना के द्वारा जो जनमत है उसका प्रतिबिंबित होता है। CJ फ्रेडरिक के शब्दों में अगर कहें तो KM मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा जाता है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि राजनीतिक कुंडली, प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा गया है किसके द्वारा? तो KM मुंशी के द्वारा प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा गया है। अगला क्वेश्चन अगला बनेगा कि नाना पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है किसको? उद्देशिका को। यह जो भी बातें हो रही हैं वो उद्देशिका के बारे में बात हो रही है। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संकल्प पर आधारित थी। जो भी संविधान की प्रस्तावना थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को संविधान की द्वितीय बैठक में, उसमें जो भी ये संकल्प था वो किस पे, वही वो संकल्प क्या बना? प्रस्तावना बना। ठीक है, उस पर आधारित था। यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। अपनाया कब गया था? 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना पृष्ठ को जबलपुर के प्रसिद्ध चित्रकार वेहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा डिजाइन किया गया था। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है और यहाँ से बनने के चांस हैं कि ये पूछ लेगा प्रस्तावना जो पृष्ठ है उसको डिजाइन किसने किया था और वो कहाँ के थे? तो डिजाइन किसने किया था? ये चित्रकार थे वेहर राम मनोहर सिन्हा, और ये थे कहाँ के? ये जबलपुर के थे, मध्य प्रदेश के। मूल संविधान की प्रस्तावना में 84 शब्द थे, जबकि वर्तमान में संविधान की प्रस्तावना में 87 शब्द हैं, 83 शब्द हैं। भारत शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। पूछ लेगा भारत शब्द प्रस्तावना में कितनी बार प्रयुक्त हुआ है? तो 2 बार प्रयुक्त हुआ है भारत शब्द। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ये कब हुआ था? 1976 के मध्य से 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्षता, अखंडता। SPA नाम था, शॉर्ट में ध्यान रख लें। S समाजवादी, पंथनिरपेक्षता P और A अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द 1976 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए थे। अब इसमें एक एक शब्द को हम देखते हैं। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 1 2 3 4 5, 3 4 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। और न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। समता, प्रतिष्ठा और अवसर, 2 प्रकार की समता होगी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता होगी। और संविधान सभा में प्रस्तावना 17 अक्टूबर 1949 को बहस हुई थी। संविधान सभा में प्रस्तावना पर 17 अक्टूबर 1949 को बहस हुई थी और यह 10वें अधिवेशन के अंतिम दिन का द्वितीय वाचन था। अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से भी अधिवेशन में संविधान पर या संविधान की प्रस्तावना पर बहस हुई? तो 10वें अधिवेशन के अंतिम दिन का द्वितीय वाचन था। कितना डीप पूछ लेगा, क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। और बंधुता अगर हम देखें तो व्यक्ति की गरिमा, राज्य की एकता और अखंडता को बताती है बंधुता। हम भारत के लोग शब्दावली है के स्थान पर KV कामत ने ईश्वर के नाम पर हम भारत के लोगों का सुझाव दिया था। देखो, ईश्वर के नाम पर हम भारत के लोग, अभी क्या है? हम भारत के लोग। ये शब्दावली के स्थान पर
ईश्वर के नाम पर हम भारत के लोग, इसका सुझाव किसने दिया था? तो के.बी. कामथ ने दिया था। रोहिणी देवी ने कहा था कि हम भारत के लोग, भारत का सुझाव दिया था, अंततः हम भारत के लोग पारित हुआ। तो ये किसके शब्द थे, किनके द्वारा बताया गया था? रोहिणी देवी ने दिया, कहा था कि हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना का शुरू में टटर रखा जाए। अगला था कि पूर्णिमा बनर्जी ने कहा था कि हम भारत के लोग के स्थान पर हम संविधान के लोगों का सुझाव दिया, इसका समर्थन महावीर त्यागी ने किया था। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि जब 13 उपनिवेशों के कुछ सदस्य अपने आप को यूएसए कह सकते हैं, तो हम 300 लोग इसको हम भारत के लोग कहने का हक रखते हैं, क्योंकि सभा में सभी क्षेत्र के प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रस्तावना की व्याख्या। हम भारत के लोग, भारत की जनता शब्दावली में संविधान सभा की सत्ता का स्रोत का पता चलता है, जो कि भारत की जनता है। इस शब्दावली से यह पता लगता है कि संप्रभुता जनता में निहित है, यानी कि लौकिक संप्रभुता। इस शब्दावली से जनता की एकता, अखंडता की भावना को बढ़ावा मिलता है, और इसमें हमें भारत के लोग कहना है, न कि राज्यों के लोग। इससे राज्यवार विभेद को समाप्त किया गया। इसमें राज्य का स्वरूप क्या होता है? संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। राज्य का स्वरूप होगा वो क्या होगा? संप्रभु होगा, समाजवादी होगा, और पंथ निरपेक्ष होगा, और लोकतंत्र और गणराज्य। संप्रभु क्या है? यह एक राज्य का अनिवार्य तत्व है। इससे तात्पर्य के कोई राज्य अपने आंतरिक या बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र है। 15 अगस्त 1947 को संप्रभु राज्य बना। आर्टिकल या अनुच्छेद 295 के अंतर्गत भारतीय संसद अपने संविधान के पाबंदों के अधीन रहते हुए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भी भाग के लिए विधि बना सकेगी, तथा किसी राज्य का विधानमंडल उस संपूर्ण राज्य अथवा किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व वैश्वीकरण अपनाने से संप्रभुता का ह्रास होता है? ये पूछा जा रहा है। पूछ रहा है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर वैश्वीकरण अपनाने से संप्रभुता का ह्रास होता है? देखिए, इसके बारे में क्या है कि किसी राज्य के लिए उसके हित सर्वोपरि होते हैं, उनकी सुरक्षा करने हेतु वह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता लेते हैं, परस्पर सहयोग करते हैं, और वर्तमान युग परस्पर जटिल आत्मनिर्भरता का युग है, जिसमें कोई देश तटस्थ रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। उसे वैश्विक सहयोग आवश्यक है। संगठनों की सदस्यता खेच्चा व अपने हितों के लिए ली जाती है। इससे कहीं भी संप्रभुता का आघात नहीं होता है। संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा जाता है। कैसे? सिंथेटिक एंड केमिकल्स बनाम उत्तर प्रदेश, ये कब का वाद है? 1990 में। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि राज्य के पास संविधान द्वारा दिए गए प्रतिबंधों के भीतर सब कुछ करने की स्वतंत्रता। यहाँ से थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट, समाजवाद क्या है? समाजवाद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 3 जनवरी 1977 से लागू होता है। देखिए, अमेंडमेंट कब हुआ? 1976 में। लागू कब हुआ? 3 जनवरी 1977 में। तो इसमें क्या है? समाजवाद से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें समाज की वरीयता दी जाती है और समुदाय के भौतिक संसाधनों का नियंत्रण व वितरण समुदाय के हित में किया जाता है। धन के विकेंद्रीकरण को रोका जाता है। समाजवाद का ये है। आर्थिक विषमताओं को न्यूनतम किया जाता है। भारत में मार्क्सवादी समाजवाद को नहीं अपनाया जाता, बल्कि फैबियन समाजवाद को अपनाया, जिसमें उदारवाद के साथ लोक कल्याणकारी तत्वों को शामिल किया जाता है। डी.एस. नकारा बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद व गांधीवाद का मिश्रण है, जो गांधीवाद के ज़्यादा नज़दीक है। संविधान के भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी में समाजवाद के अनेक तत्व उपलब्ध हैं। अनुच्छेद 38 में निर्देश है कि राज्य प्रतिष्ठा, आय, अवसर और सुविधाओं को असमानता को कम करेगी। जो सुविधाओं की असमानता है उसको कम करेगी, आर्टिकल 38 में निर्देश है।
और आर्टिकल 38 किससे, डीपीएसपी से। अनुच्छेद 39 का बी में प्रावधान है कि राज्य समुदाय के समानता के बारे में बात हो रही है। अनुच्छेद 39 के बी में प्रावधान है कि राज्य समुदाय के भौतिक संसाधनों का वितरण समुदाय के हित में करेगा। अनुच्छेद 39 सी में कहा है, अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य धन और उत्पादन के संसाधनों को अहितकारी संकेंद्रण रोकेगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्या यहाँ से पाठशाला वाला, क्या एलपीजी अपनाने के बाद राज्य की समाजवादी दायित्वों को छोड़ दिया जाता है? देखिए, इसके बारे में आपको बताएं कि किसी भी राष्ट्र के लिए उसके हित सर्वोपरि होते हैं। इन हितों की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने 1991 में एलपीजी अपनाई, जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक थी। एलपीजी का तात्पर्य कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो इसको अपनाया 1991 में। पंथ निरपेक्ष का क्या तात्पर्य? पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य राज्य से है जिसका कोई राज्य धर्म नहीं होता है, राज्य के संचालन के लिए कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं होता है। किसी भी धर्म विशेष की वरीयता नहीं दी जाती है। भारतीय पंथ निरपेक्षता सकारात्मक प्रवृत्ति की है, जहाँ सर्वधर्म संभाव को आधार मानते हुए सभी धर्मों को मान्यता दी जाती है, सभी धर्मों का आदर किया जाता है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र के बारे में देखें। यह शब्द इस बात का परिचायक है कि सरकार की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। लोकतंत्रात्मक सरकार जनता के लिए तथा जनता के द्वारा स्थापित सरकार है। गणराज्य किसे? गणराज्य ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश का प्रधान हेड ऑफ स्टेट निर्वाचित होता हो, वंशानुगत होता हो, उसे कहते हैं गणराज्य। गणराज्य को देख लें। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश का प्रधान हेड ऑफ स्टेट निर्वाचित होता है, उसे वंशानुगत कहते हैं। इसका कार्यकाल निश्चित होता है। भारत में राष्ट्रपति देश का प्रधान है जो निर्वाचित होता है। न्याय क्या? प्रस्तावना में पहला लक्ष्य जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय निर्धारित करता है। प्रस्तावना में पहला लक्ष्य है कि जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय निर्धारित करता है। सामाजिक न्याय, इसके अंतर्गत समाज के सभी नागरिक समान एवं सम्मानजनक स्थान रखते हैं। लोगों में लिंग, जाति, धर्म, आय, प्रतिष्ठा के आधार पर भेदभाव किए बिना विकास के समान अवसर उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है। यदि कोई पिछड़ा व कमजोर वर्ग, महिलाएं, वृद्धजन, बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि अपने विकास हेतु समान अवसर का लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो सामाजिक न्याय की मांग है कि राज्य उनकी उन्नति एवं विकास हेतु प्रावधान करे। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि आरक्षण जो मिलता है उसी का ही है। आर्थिक न्याय इसका तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें आर्थिक विषमता का अंत हो, आर्थिक आधार पर कोई विशेषाधिकार न हो, समुदाय के भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो। इसका तात्पर्य है कि ऐसी व्यवस्था से जिसमें आर्थिक विषमता का अंत हो, आर्थिक आधार पर कोई विशेषाधिकार न हो, समुदाय के भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो। सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों अनुच्छेद 38 और 39 में विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं। राजनीतिक न्याय इसका अभिप्राय है कि बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का समान अवसर व अधिकार मिले। कानून का शासन, नागरिक स्वतंत्रताएं, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, राजनीतिक संस्थाएं आदि राजनीतिक न्याय की शर्तें हैं। स्वतंत्रता प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इस स्वतंत्रता के आरक्षण के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 19(1) में आपको बताया है कि विचार एवं अभिव्यक्ति को फंडामेंटल राइट के रूप में स्थान दिया
तथा विश्वास, धर्म, उपासना को अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार बनाया गया है। अखंडता, यह शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया। इसका तात्पर्य भूभागीय एकता से है। अखंडता, यह शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया, इतना ही ध्यान रखें, और इसका तात्पर्य भूभागीय एकता से।